हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 क्लास के हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिकरण का युग। तो इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो मैं बनाकर भेजी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग उसको देखे होंगे। तो बच्चों उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊँ तो उसका लिंक आप लोगों तक पहुँच जाए। तो औद्योगिकरण का युग, औद्योगिकरण मतलब कल कारखाने का लगना, उद्योग का विकसित होना, घरों के बजाय कारखानों में उत्पादन होना। युग मतलब समय। तो उससे पहले आदि औद्योगिकरण का मतलब समझते हैं हम लोग। आदि या किसी चीज़ का प्रारंभ होता है, शुरुआत। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। आदि किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था होती है। अतः बहुत सारे इतिहासकारों ने औद्योगिकरण के इस चरण को औद्योगिकरण का नाम दिया है। इसमें चीज़ों का उत्पादन उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। आदिकाल में क्या होता था? चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। बाद में कारखाने स्थापित हुए और घरों के बजाय कारखानों में उत्पादन होने लगा। तो आज हम लोग वीडियो का सेकंड पार्ट में देखेंगे उत्पादन, औद्योगिकरण, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। उपनिवेश मतलब जब कोई देश किसी देश के अधीन होता है, जैसे भारतवर्ष कभी इंग्लैंड के अधीन था, तो उस समय भारत में उद्योगों का किस तरह से विकास हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग कपड़ों के कारखानों के बारे में ही ज़्यादा देखेंगे हम लोग कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो यहाँ कपड़ों का किस तरह से निर्यात किया जाता था और किस तरह से कपड़े बनते थे। आइए अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। तो भारतीय कपड़े का युग हम लोग देखेंगे कि भारतीय कपड़े का युग कैसा था। तो मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों की मांग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भारत में पैदा होने वाला कपास जो था वो बहुत महीन होता था। आर्मेनियन और फारसी सौदागर से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें ले जाते थे। औपनिवेशिक बंदरगाहों से समुद्री व्यापार फलता फूलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क जो था वो धीरे धीरे टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों का अधिकार बढ़ने लगा और उन्होंने व्यापार पर अनुमति का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे सूरत का बंदरगाह जो था वो कमज़ोर पड़ने लगा था। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में भारी कमी आई। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाहों से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपया था।
1741 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। और ये क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुँचाते थे, यानी निर्यात किए जाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, यानी एडवांस में पैसे देते थे कपड़े तैयार करने के लिए, और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था, क्योंकि जब ब्रिटेन में देखा गया कि भारतीय कपड़ों की मांग जो है वो दुनिया में बहुत अधिक बढ़ने लगी है, जिसके कारण मशीन से बनाए गए कपड़ों का निर्यात जो है वो घटता जा रहा है और घटकर 30% तक पहुंच गया था। सूरत व हुगली कमज़ोर पड़ने लगे थे और बम्बई और कलकत्ता की स्थिति भी सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह का बढ़त महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। यूरोपीय जहाज़ों के जरिए निर्यात किया जाता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा और कोई चारा उनके पास नहीं था। इन बदलावों ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया और बुनकरों का क्या हुआ, बाद में बुनकरों की स्थिति कैसी हो गई और उनका क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप के बारीक भारतीय कपड़ों की मांग बहुत ज़्यादा थी। इसलिए कंपनी में भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहते थे। लेकिन 1760 और 1700 दशक के में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल रही थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। होड़ यानी प्रतिस्पर्धा। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र कर रहा था। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी थी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला चरण, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ साथ
कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए उन्हें जो पेशगी रकम दी जाती थी, एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ माल कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं दे सकते थे। लेकिन जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़ों की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादातर कमाई की आस में बुनकर जो थे वो पेशगी स्वीकार करना शुरू कर दिए। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे बुनकरों के ज़मीन के जो थे छोटे छोटे पट्टे जिन पर वो खेती किया करते थे, उसे भी वो उनके परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लेते थे खेती करके, पट्टे पर ज़मीन लेकर। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर समय पर बुनकारी करने लगे। अब पूरा परिवार इसी कामों में लग गया। जो खेती बाड़ी का काम था पूरी तरह से उनका ख़त्म हो गया। जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गाँव में बुनकरों की गुमास्तों के बीच टकराव शुरू हो गए। टकराव होने लगे गुमास्तों और बुनकरों के बीच, क्योंकि गुमास्ता उन पे दबाव डालते थे कि जल्दी से तय किए गए समय पर आपको कपड़े तैयार करके देने हैं। नए गुमास्ता जो नियुक्त किए गए थे वो गांव के बाहर के थे। वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध भी नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करने लगे और सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार ना होने की स्थिति में बुनकरों को सजा भी दी जाती थी, उन्हें पीटे जाते थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही अपना माल किसी और को बेच सकते थे। मजबूरी में वो उन्हीं गुमास्तों को कम कीमतों पर अपना सामान बेचने के लिए बाध्य हो गए। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर जो थे वो गांव छोड़ कर जाने लगे। या तो कुछ बुनकर तो अपना पेशा ही बदल लिया, अब वो दूसरी कामों में लग गए थे और बहुत सारे बुनकर उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस गए थे। भारत में मैनचेस्टर का आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग की कभी कम नहीं हो सकता। भारतीय कपड़ों की मांग जो है वो कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा कपास की खेती नहीं होती थी और इतनी महीन माल तैयार नहीं किए जाते थे। इसलिए दुनिया के हर देशों में भारत के कपड़ों की मांग थी। ऐसा क्यों? उसके निहितार्थ क्या थे? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे कि मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वो ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का ना के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था और 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया था। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार जो था वो ढह गया था और स्थानीय बाजार भी सिकुड़ता जा रहा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े आ रहे थे। कम लागत में मशीनों से बनने वाले कपड़े का मूल्य भी कम होता था और सस्ते थे कि कपड़े सस्ते होते थे। बुनकर
उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। 1805 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में कपड़ों की बिक्री में गिरावट आई और बेकारी के ही किस्से सब तरफ सुनाई देने लगे। बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि बाहर से मैनचेस्टर से कपड़े जब आने शुरू हो गए तो क्या था, भारतीय बाजार जो था वो ढहना शुरू हो गया और लोग सस्ते कपड़े खरीदना शुरू कर दिए। फैक्ट्रियों का आना ये भी एक कारण था। बुनकर जो हाथ से करघा से कपड़ा बनाते थे, उनका कारोबार फैक्ट्रियों के आने से क्या हुआ, ध्वस्त हो गया। अब लोग फैक्ट्रियों में कपड़े बुने हुए पहनना ज़्यादा पसंद करने लगे थे। बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1854 में खुला। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी, उनमें 94,000 तकलियाँ थी। और अब देखिए, अब मैं बहुत शॉर्ट में समझा दे रही हूँ कि मिल का मुकाबला बुनकर नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिलों में बहुत तेज़ी से कपड़े बनाए जा रहे थे और बुनकर जो थे वो हाथ से कपड़े बुनते थे, उन्हें अधिक समय लगता था। ये उद्योग कौन लगा रहा था, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाले लोग कौन थे। प्रारंभिक उद्यमी, देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये लोग कौन थे। बहुत सारे व्यवसायी समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था, जैसा कि पिछले साल की किताब में हमने पढ़ा था। 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे, और हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि किस तरह से इंग्लैंड वाले जो थे वो त्रिकोणीय व्यापार नीति को बढ़ा रहे थे। क्या करते थे, उसमें भारत में अफीम की खेती करवाते थे और उसे चीन के बाज़ारों में ले जाकर बेचते थे, और फिर चीन से चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय पत्ती खरीदकर भारत होते हुए इंग्लैंड जाते थे। तो इस तरह से चीन के साथ जो है वो बहुत पुराना व्यापार हो रहा था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने भी किया था। तो चीन से हमारा व्यापारिक संबंध बहुत ही पुराना है, और अभी तो भारतीय बाज़ारों पर चीन का बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया है। हालांकि अभी जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने बहुत मतलब प्रतिबंध लगाया है चीनी बाज़ारों पर, और बहुत सारे यहाँ तक नेटवर्क के ज़रिए भी बहुत सारे उनके कहेंगे कि मोबाइल में जितने ऐप आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐपों को बंद कर दिया गया है जो चीन के थे। मज़दूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियाँ होंगी तो मज़दूर की भी आवश्यकता होगी। फैक्ट्रियों के विस्तार से मज़दूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में बहुत सारे मज़दूर जो थे काम करते थे, लेकिन ये मज़दूर आए कहाँ से थे? तो ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मज़दूर आसपास के ज़िलों से ही आ जाते थे। कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, किसान और कारीगरों को गांव में काम नहीं मिल रहा था, तो वे औद्योगिक केंद्रों की ओर आने लगे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर में भी काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर जो थे वो कानपुर के ही आसपास के गांव के थे। वे फसलों की कटाई और त्योहारों के बाद फिर गांव लौट जाते थे। जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से लोग काम की तलाश में शहर की ओर आने लगे और बम्बई में
कपड़ा मिल खुला था तो लोग बम्बई और कलकत्ता में भी कपड़ा मिल था, तो लोग बम्बई और कलकत्ते की तरफ काम की तलाश में आने लगे और बहुत सारे मजदूरों को रोजगार भी मिला। उस समय भी नौकरी पाना मुश्किल का ही काम था। वो लोग एजेंट के थ्रू ही उन्हें नौकरी मिलती थी। जिनका कंपनी में कोई पहले से काम कर रहा होता था तो उससे वो कहकर पैरवी कराकर उस काम में लग जाते थे। और बहुत सारे कंपनियों ने तो जॉबर भी रखने लगे थे। जॉबर मतलब जॉब दिलाने वाले एजेंट, वो गांव से जाकर मजदूरों को खोजकर लाते थे काम के लिए। अब है औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय कंपनियां एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमतों पर जमीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाने शुरू कर दिए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। इसमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से इन चीज़ों का व्यवसाय किया जाता था, निर्यात किया जाता था, दूसरे देश भेजे जाते थे। और अंग्रेज के अधीन था उस समय भारत। तो अंग्रेज क्या करते थे, ज़बरदस्ती किसानों से जिन खेतों पर अनाज उपजाए जाते थे उन खेतों पर अब क्या करने लगे, अंग्रेज ज़बरदस्ती किसानों से खेती करवाना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से स्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं होता था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़ों की बजाय मोटी सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था, दूसरे देशों से मंगाना, आयात का मतलब, वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन उसी समय गांधी जी ने शुरू कर दिया था। लोगों से कहा जाने लगा था कि ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी यानी देश में बनने वाले चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। लोग 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन जो था वो दुगना हो गया। अब देखिए, पहले विश्व यानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था, उसका औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग जानेंगे। जब युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत सारे कल कारखाने खोले गए और वहाँ पे युद्ध से संबंधित चीज़ों का निर्माण किया जाने लगा। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास जो था वो धीमा था। युद्ध ने एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था। भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार मिल गया था और नए नए कारखाने लगाए जाने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध लंबे समय तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी और कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े एवं खच्चर के लिए जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे थे।
पुराने कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पालियों में, कई शिफ्ट में काम होने लगा था। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया। प्रत्येक मजदूर को पहले से ज़्यादा काम करना पड़ता था। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन जो था वो बढ़ गया था। अब है लघु उद्योगों की बहुतायत। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा था। पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम का बहुत छोटा हिस्सा था। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। अंडरलाइन कीजिएगा। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70-80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे मोटे सुधार किए गए, जिनसे बुनकरों की अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों का मुकाबला करने में और उनसे प्रतिस्पर्धा करने में उन्हें सहायता मिली। वस्तुओं के लिए बाजार। अब हम देखते हैं कि भारत में कारखाने तो खुले, कपड़ा मिल खुले, अब इनके लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध शुरू कर दिया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बाजारों में बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया इन लोगों ने। जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे अपने कंपनी का नाम के प्रचार के लिए। उसमें लिखा होता था मोटे मोटे अक्षरों में, मेड इन मैनचेस्टर। खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। उन्हें लगता था कि ये तो मैनचेस्टर का बना हुआ कपड़ा है, इसलिए वो बेझिझक खरीद लेते थे। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती थी। अब इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं के भी तस्वीर होते थे। अभी भी बहुत सारे चीज़ों के जो भी सामान बिक्री होते हैं उसमें ज़्यादातर घी हो गया, अगरबत्ती हो गया, तो बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो इन पर देवी देवताओं के चित्र लगे होते हैं। तो इस तरह से उस समय भी क्या होता था, प्रचार किया जाता था सामानों का, ताकि लोग अधिक से अधिक सामान को खरीद सके। तो सिर्फ अभी ही विज्ञापन नहीं होते हैं, विज्ञापन पुराने समय में भी थे विज्ञापन। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश होता था, जिसमें दिखाई देता था राष्ट्रवादी संदेश। इनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं, अपने देश की परवाह करते हैं, तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। वे विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। और हमारा देश तो गुलाम था, तो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत संकेत के माध्यम से भी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र छापे जाते थे, ताकि लोगों को लगे कि ये भारत की चीज़ें हैं और हमें भारत के स्वदेशी बाज़ारों को बढ़ावा देना है और स्वदेशी सामान को ही खरीदना है। तो बच्चों, ये चैप्टर समाप्त हुआ। आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर
करवा दूंगी और आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला चैप्टर है काम, आराम और जीवन।